नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे की संपत्ति जब्त की गई। 67 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया गया जब्त। 13 अचल और 10 चल संपत्तियां शामिल है। इसमें रिश्तेदारों की संपत्ति को भी किया गया है जब्त। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। विकास दुबे की संपत्ति को जब्त किया गया। कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। 13 चल और 10 चल संपत्तियां शामिल है। रिश्तेदारों की संपत्ति भी जब्त। विकास दुबे की संपत्ति जब्त। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपके सामने। आपको बता दें कि 67 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। 13 अचल और 10 चल संपत्तियां जिनको जब्त किया गया। रिश्तेदारों की संपत्ति भी इसमें शामिल। कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। विकास दुबे की संपत्ति को जब्त किया गया। 13 अचल और 10 चल संपत्ति इसमें शामिल। वहीं रिश्तेदारों की संपत्तियों पर भी यहां पर आपको बता दें कि जो विकास दुबे के रिश्तेदार हैं उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया। कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं। ये वही चल अचल संपत्तियां हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पुलिस की आख्या के क्रम में ये जब्तीकरण और अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है। इसमें तहसीलदार जो हैं वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये चल अचल संपत्तियां न केवल कानपुर नगर जनपद में बल्कि महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और स्मृति ईरानी 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगी। स्मृति ईरानी लखनऊ से चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करने उनके सरकारी आवास पहुंची, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से अमेठी रवाना हो गई। स्मृति ईरानी लंबे समय बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची हैं। स्मृति ईरानी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी जिले के कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय मंत्री दौरे के दूसरे दिन 10 मई को जयपुरिया स्कूल गौरीगंज का उद्घाटन करेंगी। यहां पर वो छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के साथ ही पीएम स्वनिधि योजना और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगी। हाँ, अभी जा रहा हूँ। चलिए खबर अब मथुरा से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच बाजार में देसी शराब की दुकान पर खुलेआम फायरिंग हुई। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि बदमाशों ने अवैध तमंचा लहराकर फायरिंग की, जिससे बाजार में दहशत का माहौल हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चश्मदीदों के बयान पर केस दर्ज किया। यह घटना थाना मंगौरा के बताई जा रही है। गाड़ी 2 एक बंदा आया, कट्टा लहरा के वो अपने चले गए। यहाँ ये बता रहे हैं फायरिंग भी हुई है। फायरिंग की है। हाँ। फिर आपने क्या वो देखा और क्या? मैंने देखा, एक बार फायरिंग की है, दोबारा हमारे तो तमंचा किया, मैंने शटर डाल दिया, मैं अंदर था। अयोध्या मार्ग चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों और दुकानदारों के बीच में समन्वय बैठक हुई। बैठक के बीच विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। इस बैठक के दौरान लगभग 20 मिनट तक बिजली कटी रही। इस समन्वय बैठक में जिलाधिकारी, विधायक समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मार्ग चौड़ीकरण को लेकर बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने मार्ग चौड़ीकरण की बाधाओं को समाप्त करने के निर्देश दिए थे।
चलिए अब खबर कानपुर से। कानपुर मानवाधिकार सहायता संघ के कानपुर मंडल में आयोजित परिचयात्मक सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सिंह ने कहा कि जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अभियान की सफलता तभी है जब समाज की अंतिम कड़ी को इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज को जागृत और यहां पर संगठित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मानवाधिकार सहायता संघ ने अल्प समय में जो लोकप्रियता हासिल की, निश्चित रूप से ये उपलब्धि सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की रात दिन की मेहनत का नतीजा है। मानव अधिकार को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है निजी होटल में और यहाँ पर पूरी कानपुर की टीम यहाँ पर मौजूद है और मानव अधिकार के कई आला अधिकारी यहाँ पर हैं और साथ में महाराष्ट्र से आए हुए साथ में जो महाराष्ट्र से पूरी टीम तैयार हो रही है वो जुड़ी है। आइए आप सर अपना पूरा परिचय दे दें और आज कानपुर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी। मेरा नाम कल्पेश व्यास है और मैं मुंबई से आया हूँ और मानवाधिकार सहायता संघ का कानपुर में आज एक सम्मेलन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं मुंबई से आया हूँ। मेन मानवाधिकार को लेकर जो आप महाराष्ट्र में चीज़ों को बढ़ाने जा रहे हैं, इसका क्या मेन प्रोटोकॉल है और किस कारणों से आप क्या उचित लगा आपको जो आप महाराष्ट्र में लेकर? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो मानवाधिकार सहायता संघ है उसका मतलब मेन जो है वो यूपी से शुरुआत हुई है और महाराष्ट्र में अभी पहुंची है। तो ये मानव के जो अधिकार का हनन हो रहा है उस मतलब उसके बारे में जागरूक करके लोगों को उनके अधिकार और उनके जो मतलब क्या उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए ये संघ काम करता है। कहीं ना कहीं आप प्रेरित हुए होंगे उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के कार्य को देखकर, उसको देखते हुए आप महाराष्ट्र में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये इस तरह धीमे धीमे करके पूरे भारत में इसका जो प्रोटोकॉल लागू होगा एक समय पे, उससे कितनी मजबूती लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, ये डॉक्टर सोनू सिंह जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मतलब बहुत उनकी उम्दा सोच रखी है और उसी सोच के माध्यम से आज लोग इतने जुड़े हुए हैं क्योंकि आज लोगों को मतलब कैसा ज़रूरत है उनके तक पहुंचने वाले लोगों की सुनवाइयाँ नहीं हो रही है। तो वो सुनवाइयाँ यहाँ पर आने के बाद वो सारी चीज़ें हो रही है, उसमें फिर बाद में मेडिकल अश्योरेंस हो, मेडिकल कुछ मतलब तकलीफ हो तो मदद की जाती है, शासकीय कुछ भी हो तो उसमें मदद की जाती है। मतलब सारे चीज़ों में मतलब कैसे मानवाधिकार संघ काम कर रहा है और यहाँ के काम की मतलब जो मतलब प्रेरणा लेकर हम महाराष्ट्र में उसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और महाराष्ट्र के साथ में पूरे भारत भर में ये महाराष्ट्र मतलब मानवाधिकार सहायता संघ जो है उसको एक बड़े स्वरूप में लाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। राजीव विश्वकर्मा भी जी हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं और कहीं ना कहीं मानवाधिकार को लेकर महाराष्ट्र में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किन कारणों से मानवाधिकार को चुना है इन्होंने महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने के लिए। मानव अधिकार में आपने उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें देखी उस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ कि आगे चल के महाराष्ट्र में इसकी जो स्थिति होने वाली है उससे कितना लाभ मिलेगा आम जनमानस को? जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में अभी सर्वे किया कल्पेश सर के साथ में, सोनू सर के साथ में, हमने जो देखा है अभी और जो जिस तथ्य पे हम आए हैं कि यहाँ पे लोगों को ऐसा है कि उनको उनका अधिकार ही नहीं मालूम है आम लोगों को, जबकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो उनका अधिकार है। हमारा यही जागरूकता रहेगी कि लोगों को हम जगाएं, उनको उनका अधिकार दिलवाएं, चाहे जैसे भी दिलवाएं, लेकिन लोगों के लिए जो अधिकार बना है चाहे वो सरकारी हो और भी कोई हो, कोई भी योजना के तहत तो वो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए। वो यूपी में हो रही हैं, इस चीज़ से हमें प्रेरणा मिली, हम ये चीज़ महाराष्ट्र में भी करेंगे और हम कर भी रहे हैं। 18 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये सब शुरुआत कर दी है। जैसे हमारे कल्पेश सर ने बोला कि हमें एम्बुलेंस वगैरह सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल पूरा सब चीज़ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की भलाई करनी है, इंसानियत को आगे ले जाना है और जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबको उनकी पूरी सहायता मिले, हमारी पूरी सहायता मिले और वो आगे बढ़े, खुशहाल रहें।
ये हमारा धन्यवाद। मानवाधिकार को लेकर एक बैठक हुई है जिसमें महाराष्ट्र से लोग आए हुए जुड़े साथ में, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के कार्य को देखते हुए महाराष्ट्र में भी कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे जन जन को मानव का अधिकार पता चले और मानव का क्या मुख्य आधार है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग, महिलाएं हों, सबको अपने अधिकार की सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से ये बैठक सोनू जी की गई है आज, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और साथ में महाराष्ट्र के लोग भी अब इसमें जुड़ रहे हैं, तो धीमे धीमे देखने को ये मिलेगा कि मानव अधिकार को अब कहीं ना कहीं पूरा भारत और भारत के बाद पूरा विश्व पहचानेगा। आप इसके बारे में क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। मानवाधिकार सहायता संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जो भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छी तरह से सक्रियता के साथ कार्य करता है, और निःशुल्क निस्वार्थ भावना से जो मानव के अधिकार होते हैं उनका जो हनन होता है उसके प्रति बिल्कुल सजग होकर और निस्वार्थ भावना से जो पीड़ित हित के लिए हम लोग आगे आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमारा बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। 24 घंटे हम सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से अगर पीड़ित हमारे पास आया है तो उसकी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में आपको पता है, देखिए हर तीसरे कदम पर बिना पैसे के कोई हेल्प नहीं होती। कोई अगर कहीं भी चले जाइए आप, शासन प्रशासन के अंदर कहीं पर भी जाइए, आपको बिना पैसे की कोई हेल्प नहीं होती, सभी को लालच से हेल्प करते हैं। तो ये मानवाधिकार संगठन का एक उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित अगर हमारे पास आता है तो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के हम निस्वार्थ भावना से उनकी मदद करते हैं। अगर माना जाए कि अभी उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का जो कार्य चलता आया है, इससे शासन प्रशासन का अभी तक कितना सहयोग मिला है? अभी शासन प्रशासन का हमको कोई सहयोग नहीं मिलता है। हम जितना भी होता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम करते हैं। जितना भी हमारा विशालकाय संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे इंडिया में जिन जिन राज्यों में है, हम शासन प्रशासन की थोड़ी सी हेल्प के साथ हम चलते हैं, जिससे कि अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है हम वहाँ पर शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, सच्चाई से वाकिफ कराते हैं, तो शासन प्रशासन हमारे साथ खड़े होकर हमारी मदद करता है। सोनू जी, बहुत बड़ी बात है कि आप एक इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि पूरे समाज के मानव जाति को लेकर चल रहे हैं कि उनका अधिकार की उनको जानकारी मिले। आप उन मानव अधिकार को लेकर उन मानव लोगों को, जैसे बुजुर्ग हो गई, महिलाएं हो गई, गरीब हो गए, पीड़ित हो गए, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश सभी के लिए सिर्फ एक ही होता है, मानव जाति के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है, परेशान है, दबा कुचला है और अपना पिछड़ा वर्ग है जो कि समाज के अंदर सबसे ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के अंदर मनुष्य परेशान है। अगर आज के समय में ये सब हम जाति धर्म ये सब छोड़कर और उन सब से ऊपर उठकर अगर मानव जाति के लिए अगर हम कुछ करते हैं, उसके लिए अगर हम कुछ कार्य करते हैं, उसके लिए कुछ संदेश देते हैं, तो आप मानव होकर मानव की अगर मदद करते हैं ना, उससे बड़ा कोई संदेश नहीं है। तो जिससे कि आज के समय में जो दबे कुचले लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी बिना किसी जाति धर्म पूछे, बिना किसी नाम पूछे हम उनकी हेल्प में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कि एक मानवता का संदेश हम सभी को देते हैं कि इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर एक मानवाधिकार सहायता संघ भी एक ऐसा संगठन है जो निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से बिना किसी भेदभाव के लोगों के बीच में है और उनकी हेल्प करता है। ये थे हमारे साथ सोनू सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानवाधिकार के, और इनका साफ तौर पे कहना है कि एक जिस तरीके से हम समाज में कार्य कर रहे हैं, उन समाज में सभी लोगों को निस्वार्थ सेवा हम कर रहे हैं, और आगे इसी तरह पूरे भारत में इस तरह का कार्य चलता रहेगा और सभी लोगों की मदद की जाएगी। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। कुशीनगर में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर प्रताप सेवा संस्थान से जुड़े सदस्यों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान का यहां पर रक्तदान किया। वहीं संस्थान के अध्यक्ष अशोक सिंह ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पहुंचकर फीता काटा और रक्तदान किया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान एक उन्नत कार्य है, हर व्यक्ति को इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट खून किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। इस मौके पर शत्रुघ्न शाही, आरपी सिंह, डॉक्टर वीके सिंह, राहुल सिंह, कई लोग मौजूद रहे। हमेशा से समाज और देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने प्राणों के न्यौछावर करने वाले अदम्य साहस के प्रतीक सनातन धर्म के रक्षक महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर क्षत्रिय समाज व हिंदू समाज के नौजवानों ने रक्तदान कर समाज में जागरूकता, एक संदेश देने का कार्य जो वर्षों से करते आए हैं। हर वर्ष हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं
और कोरोना काल के बाद इस वर्ष भी इस जयंती पे हम लोग कार्यक्रम करके समाज में रक्तदान, जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है, दान करके समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान से ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उनके जीवन दान के रूप में रक्तदान काम आए और उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने सड़क पर नमाज ना पढ़ने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। सड़क पर नमाज ना हो, इसके लिए शहर की मस्जिदों का सर्वे शुरू कर दिया गया। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने शहर की तकरीबन 300 मस्जिदों में सर्वे करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने ईद में सड़क पर नमाज अदा न करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद मुस्लिम संस्थाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी सलीस ने बताया कि शहर के उन इलाकों में जहां हिंदू मुस्लिम की मिक्स आबादी रहती है, वहां की मस्जिदों का सर्वे किया जाएगा। वहां की मस्जिदों में देखा जाएगा कि कितने लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अगर जगह ज्यादा है तो बाहर नमाज पढ़ने वालों को समझाया जाएगा कि मस्जिद में नमाज अदा करें। नमाज के वक्त अगर मस्जिद भर जाती है और कुछ लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे कि गुजरने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, हाजी मोहम्मद सलीस साहब, महासचिव ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल, एक संजीदा किस्म के व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि शहर में कभी कोई सर फसाद ना पैदा हो, हमेशा अमन अमान कायम हो। तो इसको लेकर उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है जिसकी जिम्मेदारी आज मुझे दी है, जिसके लिए मैं आज आउटर में कुछ मस्जिदों में जाकर बात करूँगा कि वहाँ पर अगर अंदर जगह ज़्यादा है तो लोग अंदर ही नमाज पढ़ें, और यदि अगर कुछ लोग बढ़ते हैं बाद में तो फुटपातें हमारे पास पर्याप्त होती हैं, फुटपाथ पर आप पढ़ लें। मुफ्ती हसीब अख्तर शाहिदी साहब की क़यादत में और काजी शहर कानपुर मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहब के साथ मिल कर के हम लोगों ने ये तय किया है कि शहर में उन इलाकों में जहाँ मखलूत आबादी है, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, वहाँ का हम सर्वे करेंगे कि उन मस्जिदों में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आते हैं और कितनी उसमें जगह है। अगर जगह अंदर ज़्यादा है और आदमी कम आते हैं तो जो बाहर बिछा लेते हैं उनको हम लोग समझा करके और मना कर करके वहाँ की कमेटी और इमाम साहब के जरिए कि आप पहले मस्जिद भर लीजिए। मस्जिद अगर भर जाने के बाद 150 लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए ऐसा इंतज़ाम हम लोग खुद वहाँ जाकर करेंगे कि जिससे आम गुजरने वालों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, और वहाँ के मुकामी हिंदू भाइयों से उसके लिए सहयोग भी मांगे। कानपुर में शौर्य, साहस और त्याग के पर्याय महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। वहीं बलवीर सिंह चंदेल ने स्मृति दिवस के अवसर पर वक्ताओं ने वीर शिरोमणि प्रताप के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए इन्हें शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। कार्यक्रम का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक वर्ग जो कि क्षत्रिय वर्ग है उसके संबंध में ये जयंती मनाई जा रही, प्रोग्राम किया जा रहा है। जबकि बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए चले थे उनके साथ मात्र 20% क्षत्रिय समाज के लोग थे, 80% अन्य समाज के लोग थे। जो सम समाज की व्यवस्था है वो सबसे पहले महाराणा प्रताप द्वारा ही शुरू की गई थी। जो है इसमें हर वर्ग, हर जाति के, हर तबके के लोग उनके साथ उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहते थे। वो महाराणा थे, वो राज करते थे। खबर कानपुर से है, जहां आर्यनगर के एक होटल में कानपुर में संगठन की नई प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। साथ ही भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती को भी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की गई कि महाराणा प्रताप जयंती पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
जिससे कि आने वाली पीढ़ी इस वीर सपूत की गौरव गाथा से परिचित हो सके। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्री अभिजीत सिंह सांगा, श्री रघुनंदन भदौरिया उपस्थित रहे। यह शपथ लेते हैं समाज पढ़ो इसको दिखाई क्षत्रियों की एक संस्था है, 30 वर्ष हो गए इसको स्थापना हुए इसकी। वीर मनु क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश के नाम से संगठन है। हर 3 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं। तो इस वर्ष इसके चुनाव हुए, सर्वसम्मत से मैं विवेक भदौरिया हूँ। मुझे इस प्रदेश कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत निर्वाचित किया गया है। तो निर्वाचन के बाद जो प्रदेश की नई कमेटी बनी है उसका शपथ ग्रहण समारोह भी है, और क्योंकि 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती भी है, क्योंकि हर वर्ष हमारी संस्था महाराणा प्रताप जयंती मनाती है। लखनऊ में पुलिस माई फ्रेंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि एडीजी नवीन अरोरा ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के माध्यम से ट्रैफिक नियम के बच्चों को संदेश दिए गए। सोशल मीडिया क्राइम और गुड टच बैड टच के बारे में भी बच्चों को संदेश दिया गया। आईपीएस अनुकृत शर्मा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि अनुकृत शर्मा 2020 बैच के आईपीएस जीडी गोयनका स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस और आम आदमी के बीच की खाई को पाटने के लिए यह कार्यक्रम था। एवं बलिदान का सादर अभिनंदन है। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये जो आज स्कूल जीडी गोयनका में प्रोग्राम हुआ वो हमारे थाने शान गोल्ड सिटी ने एक नई पहल की, उसका नाम है पुलिस माई फ्रेंड। तो पुलिस माई फ्रेंड के अंतर्गत ये हमारा तीसरा कार्यक्रम था। इससे पहले हम सीएमएस स्कूल और माँ खाली इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम कर चुके हैं, और ये बस एक शुरुआत है। हमारी कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में क्षेत्र के जितने छोटे बड़े सरकारी स्कूलों में तो ज़रूर कर बच्चों के बीच में जाके उनको ये बताने की कोशिश रहेगी हमारी कि पुलिस आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। पुलिस से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आप ही के लिए दिन रात मेहनत करती है आपको सिक्योर और सेफ बनाने के लिए। तो पुलिस से तो आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है। और हम लोगों ने जितने भी स्कूल हैं उनके प्रशासन से कहा था कि आप अपने स्कूलों में 3 प्रतियोगिताएँ कराएँ। कक्षा 1 से 4 तक के लिए ग्रीटिंग कार्ड, अ मैसेज टू फॉर पुलिस अंकल आंटी। कक्षा 5 से 8 तक के लिए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, नए भारत की नई पुलिस, और इसी विषय पे कक्षा 9 से 12 द्वारा निबंध लिखा। एवं बलिदान का सादर अभिनंदन है। सुरक्षा आपकी संकल्प। लखनऊ में ठाकुरगंज पुलिस ने आजम अंसारी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। लोगों ने लगातार शिकायत की थी कि आजम अंसारी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के पास शॉर्ट वीडियो बनाता है जो कि आपत्तिजनक होते हैं, जिसके बाद ठाकुरगंज पुलिस ने आजम अंसारी को गिरफ्तार किया है। आजम अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आजम अंसारी को लखनऊ में सलमान खान के नाम से भी जाना जाता है। नकली सलमान खान के सोशल मीडिया पर लाखों फैन फॉलोइंग है। इसी के क्रम में गिरफ्तार किया गया है, जो थाना ठाकुरगंज के द्वारा आजम अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों पर शॉर्ट वीडियोस बनाता था। ये वीडियोज आपत्तिजनक होते थे, अतः वहां की जनता उस पर आपत्ति प्रकट करती थी। इसी के क्रम में उसे गिरफ्तार किया गया है, जो सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों पर।
खबर अब लखनऊ से है, जहां पर हजरतगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि हजरतगंज सर्विलांस टीम ने इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला के नेतृत्व में 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग हजरतगंज जैसे वीवीआईपी क्षेत्र में ऑफिस खोलकर खुलेआम ठगी कर रहे थे। ये ठग विदेश जाने वाले युवाओं से फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों की ठगी करते थे। पीड़ितों की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर 2,25,000 रुपए और मोबाइल फोन बरामद किया है। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग जो कि दुकान किराए पे लेते हैं और ऐसे सेंटर्स को रन करते हैं और बाद में वो जितने लोगों को भी ड्यूप करते हैं और ड्यूप करने के बाद चले जाते हैं वहाँ से। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो किराएदार अपने दुकान में रख रहे हैं, जो मकान मालिक या दुकानदार जो मेन है, जो इन लोगों को अपने घर पे या अपनी दुकान को किराए पे दे रहे हैं, पहले सत्यापित करें इनकी जो पासवर्ड आईडी है, सॉरी जो उनकी कोई भी वेरिफिकेशन आईडी है उसको अपने पास में लें और साथ ही पुलिस को भी ये जानकारी दें। टेनेंट वेरिफिकेशन का यूपी कॉप ऐप पे बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत इजी सिस्टम है। उससे हम लोग इनके एंटीसीडेंट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो इनका गृह जनपद है जहां से मूल रूप से आए हुए हैं, वहां से भी इनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर